एपिसोड 37 देवंश को बचा लिया और राजकुमारी अवांती का राज। जैसे ही निया ने अपने सामने का दरवाजा खोला और अंदर आ गई, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने पास ही की दीवार पर अपना हाथ दे मारा और जोर से कहा, डैम इट, दिस इज फेक। और ये कह वो जहां से आई थी वही बढ़ गई और जल्द ही वापस उस कमरे में पहुंच गई। जब उसे ये दरवाजा मिला था उसे लगा था कि उसने उन दोनों को ढूंढ लिया, लेकिन वो तो फिर से वहीं पहुंच गई जहां वो पहले थी। लेकिन उसके पास वक्त भी कम था, क्योंकि अगर मेन डोर पर खड़े आदमियों को किसी ने उस हालत में देखा तो वो लोग सावधान हो जाएंगे और कहीं उन दोनों को यहां से ले ना जाए। यही सोच वो वहां से आगे बढ़ गई। जल्दी से कमरे से बाहर आए तो उसे सामने से दो लोग आते दिखे और उन्हें देख लो एक पिलर के पीछे छुप गई और अपने जैकेट में से उसने दो सुइयां निकाल ली। और जब वो दोनों पास आ गए, निया ने उन सुइयों को उन दोनों की तरफ फेंका और वो बराबर उन दोनों के गले पर जाकर लगी और वो दोनों कुछ ही सेकंड्स में जमीन पर ढेर हो गए। ये देख निया उन दोनों के पास पहुंची और कंफर्म करने के बाद कि वो दोनों अब कुछ देर नहीं उठेंगे, उसने उन दोनों को वहीं छोड़ा और फिर अपने जैकेट के बटन पर हाथ रख कहा, यहाँ गलियारे में दो लोग पड़े हैं, उन्हें आकर ठिकाने पर लगाओ। और ये कह उसने फिर से उस बटन को एक बार प्रेस किया और उधर से निशांत बस हेलो हेलो करता रह गया। उधर कार में कियान और विनय कुछ लोगों के साथ उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहे थे और क्योंकि देवांश का विला उस लोकेशन से काफी दूर था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में और आधा घंटा लगने वाला था। कियान काफी देर से शांत बैठा था। उसे जब विनय ने साथ आने के लिए कहा था तब उसने बिना कुछ सवाल पूछे हाँ कह दिया था और उसे लगा था कि विनय रास्ते में उसे सब बता देगा। लेकिन काफी देर तक भी विनय ने कुछ नहीं कहा। तब कियान ने पूछा, विनय, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। ये कह विनय ने फिर एक बार किसी को कॉल किया, लेकिन फिर से उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कार में बैठते से ही किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद कोई उठा नहीं रहा था। कियान को अब ये देख इरिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने विनय का मोबाइल उससे छीनते हुए पूछा, ये तुम बार बार किसे कॉल कर रहे हो? यहाँ हम बॉस को ढूंढने में परेशान हैं और तुम हमें पता नहीं कहाँ ले जा रहे हो। अगर बॉस का कोई पता चला है तो बता भी नहीं रहे हो। और कब से किसी को कॉल किए जा रहे हो? ऐसे किसे कॉल कर रहे हो तुम? अरे ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा मोबाइल दो और तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। और रही बात बॉस को ढूंढने की, तो तुमसे ज्यादा मुझे टेंशन है। बॉस और लेडी बॉस दोनों गायब हैं। जल्दी दे दो मेरा मोबाइल। ये कह उसने अपना मोबाइल कियान से छीन लिया। उधर विला में निया ने अब तक 7-8 लोगों को टपका दिया था और अब वो मेन हॉल में पहुंच गई थी। लेकिन अब तक उसे ना तो देवांश और ना ही वो दूसरा इंसान मिला था। और उधर कमरे में देवांश ने खुद को छुड़ा तो लिया था, लेकिन जिसके साथ वो लाया गया था वो इंसान अब भी बेहोश ही था। और ये देख देवांश की परेशानी और बढ़ रही थी, क्योंकि ऐसी हालत में वो अकेला भाग तो सकता था, लेकिन किसी और को लेकर नहीं, और ऊपर से तो बेहोश इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी उसे कुछ अजीब सी स्मेल आई और उसका सिर चकराने लगा। और ऐसा होते देख देवांश की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, इसका मतलब ये स्मेल है जिससे हम इतनी देर से बेहोश थे, और जो बेहोश हैं वो उठ नहीं रहे। ऐसे तो हम यहां से निकलने से पहले होश में आ ही नहीं पाएंगे। वो इतना ही सोच रहा था कि तभी उसे फिर से स्मेल आ गई और उसे चक्कर आने लगा और वो धाम से नीचे गिर गया। उसके गिरने के 2 मिनट बाद ही किसी ने धाम से दूर खोला और दूर के खुलने की आवाज से देवांश की हल्के से आंखें खुल गई। उसे लगा वो लोग आ गए और अब उसे ऐसे देख वो उन्हें कहीं और बंद कर देंगे और फिर वहां से निकलना मुश्किल होगा, इसलिए वो उठने की कोशिश करने लगा। तभी एक परछाई उसे उसके पास आती दिखी और वो परछाई सीधे देवांश के पास आकर रुकी और उसके चेहरे को पकड़ शायद उसे पुकारने लगी थी। लेकिन देवांश तो किसी और ही दुनिया में खोया था। उसने अपने सामने खड़े इंसान को देख कहा और बड़बड़ाया, हमें पता था आप जरूर आएंगी राजकुमारी अवंती। और उसकी बड़बड़ाहट सुन उसके सामने बैठी निया का हाथ जैसे बर्फ की तरह जम गया। और उधर देवांश को निया में एक छोटी लगभग 15-16 साल की प्यारी सी लड़की नजर आ रही थी, जिसकी आंखों में एक अलग ही बहादुरी नजर आ रही थी। वो लड़की उसके पास आए और उसे पुकारने लगी थी, सुनो सुनो, तुम ठीक हो ना? सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन देवांश, जो शायद उस वक्त बच्चा था, उसने झट से उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम देवांश हैं और कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हैं।
हमें बहुत डर लग रहा था इसलिए हम यहाँ छुप गए। क्या क्या आप हमें हमारे घर तक छोड़ देंगी? देवांश अपनी घबराहट छुपाते हुए अपने सामने खड़ी लड़की से कह रहा था। तब उसकी बात सुन उस लड़की ने कहा, ठीक है, आप चलिए हमारे साथ। हम हैं जैसलमेर की राजकुमारी अवंती। हमारे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अंधेरा हो रहा है, तुम पहले चलो यहाँ से। ये कह अवंती ने देवांश के सामने हाथ बढ़ा दिया था और देवांश ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे अगर वो छोड़ देगा तो उसके सामने खड़ी लड़की गायब हो जाएगी। इधर देवांश अपनी दुनिया में खोया हुआ था और उधर अपना हाथ ऐसे दबाए जाने पर निया होश में आए। उसने एक बार देवांश की तरफ देखा तो धीरे धीरे बेहोश हो रहा था और फिर उसके बाजू में पड़े दूसरे इंसान को। वो अभी देवांश के पास ही थी कि कोई दूर से अंदर आ गया और निया ने पलटकर उसे देखा। वहां लगभग 20-22 आदमी थे जो हैरानी से निया को ही देख रहे थे। उनमें से सबसे सामने खड़े आदमी ने गुस्से में निया से पूछा, ए लड़की, तुम हो कौन और यहाँ कैसे पहुंची और यहाँ कर क्या रही हो? उसकी बात सुन देवांश के पास बैठी निया अचानक खड़ी हो गई और उस दूसरे इंसान के पास जाकर उसकी रस्सियां खोलने लगी। खुद को ऐसे इग्नोर होते देख उस इंसान का गुस्सा और बढ़ गया और उसने निया की तरफ गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इन दोनों को हमने किडनैप किया है। हम इन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुझे एक चांस देते हैं। अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम तुम्हें बिना किसी सवाल के जाने देंगे, लेकिन अगर नहीं तो। और ये कह वो निया को अजीब नजरों से देखने लगा, लेकिन फिर भी निया ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उस आदमी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हर उसने गुस्से में अपने आदमियों से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी। राका, जरा इससे बताओ हमारी ताकत। उसकी बात सुन एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया और उसने निया को देखते हुए कहा, जी बॉस। और ये कह वो निया की तरफ बने लगा, लेकिन जब वो निया के एक हाथ दूरी पर पहुंचा अचानक निया ने अपना हाथ पीछे कर दिया और वो आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो धाम से नीचे गिर गया और उसके ऐसे गिरने से बाकी सब लोग भी शॉक में ही थे। तभी निया ने देवांश के पास जाकर उसे उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं, भाग जाओ यहाँ से। अगर कुछ देर यहाँ रहे तो फिर जिंदा जा पाओगे या नहीं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसकी बात तो पहले उन लोगों को समझ नहीं आई, लेकिन जब समझ आए उनका गुस्सा और बने लगा। अपने आदमी को ऐसे बेहोश देख उस आदमी का खून तो पहले से ही खौल रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुमने माइकल से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मौका देता कौन है। जाओ सब पकड़ लो इसे। लगता है इन दोनों में से एक की रिश्तेदार है। इसे भी इनके साथ ही भेज देंगे और थोड़े पैसे मिल जाएंगे। जाओ पकड़ो उसे। ये सुन माइकल के पीछे खड़े आदमियों ने निया को घेर लिया और ये देख निया ने हारकर अपना ध्यान देवांश से हटाकर उन लोगों की तरफ किया और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हम फिर एक बार तुमसे कह रहे हैं, सोच लो। अगर फिर जान पे बनाए तो फिर मत कहना कि हमने वार्निंग नहीं दी। उसकी बात सुन दूर खड़े माइकल ने हंसते हुए कहा, अकेली होकर भी इतना कॉन्फिडेंस? पहले खुद को तो बचा लो, बाद में हमारे बारे में सोच लेना। उसकी बात सुन निया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वो उसके मास्क से ढक गई थी। उसने फिर एक एक कर सबको देखा जैसे उन्हें स्कैन कर रही हो और फिर कहा, ठीक है फिर आ जाओ। तुम खुद मरना चाहते हो तो हम कौन होते हैं तुम्हें मना करने वाले? ये कह उसने अपना एक स्टांस बना लिया। तभी एक आदमी उसकी तरफ आया, लेकिन निया इतनी फास्ट थी कि उसने ना सिर्फ उस आदमी का वार रोका बल्कि पीछे से उसकी गर्दन पकड़ एकदम से मरोड़ दी, जिससे वो आदमी वहीं ढेर हो गया। ये देख एक दूसरा आदमी भी गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन निया ने उसे दूर फेंक दिया। सब लोग शॉक थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निया इतनी स्किल्ड होगी कि उनके आदमियों को एक ही वार में ढेर कर देगी। तभी उन सब ने माइकल की तरफ देखा जो दूर से ये सब होते देख रहा था। उसने उन सबको कुछ इशारा किया और इशारा मिलते ही सब एक साथ निया पर टूट पड़े। लेकिन उन सबको एक साथ देखकर निया को ना ही हैरानी ही और ना ही वो घबराए, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपने सामने आने वाले आदमियों को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उसके पंच और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज किसी ताल में चल रही थी और ये देख थोड़ी दूरी पर खड़े माइकल के पसीने छूटने लगे। तभी निया ने हाथ आए आखिरी आदमी को भी नीचे फेंक दिया। अब कमरे में निया और माइकल ही थे जो खड़े थे, बाकी के भी 20 से भी ज्यादा लोग ढेर हो चुके थे। कुछ तो पड़े पड़े कराह रहे थे और कुछ तो आवाज भी नहीं निकाल पा रहे थे।
ये देख माइकल का गला सूखने लगा। तभी उसे कुछ सूझा और उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करना चाहा। तभी एक आदमी दौड़ते हुए वहां आया और खौफते हुए माइकल से कहने लगा, बॉस, बॉस, वो बॉस, वो। उसकी हकलाहट सुन माइकल को गुस्सा आने लगा और उसने उस आदमी को एक जोर का तमाचा लगाकर कहा, ठीक से बोल नालायक। उसके ऐसे मारने से शायद वो आदमी होश में आ गया था। उसने फिर माइकल को देखते हुए आंखों में खौफ लिए कहा, बॉस, लगता है इस बार हमने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है। शायद ये आदमी उससे कोई ताल्लुकात रखते हैं, इसलिए वो खुद यहाँ आए। अब हमें उससे कोई नहीं बचा सकता, सब मारे जाएंगे। उसकी बात सुन माइकल को भी कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया और उसने एक बार निया को देखा जो देवांश को उठाने की कोशिश कर रही थी और फिर उस आदमी को देखकर पूछा, वो कौन? ये सुन उस आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, वो डेथ क्वीन। और मैंने उन्हें पास से देखा। सच में उनकी आंखों में साक्षात मौत के दर्शन होते हैं। मैं तो कहता हूँ बॉस, सबको लेकर भाग चलते हैं। भाड़ में गए पैसे वो हम फिर कमा लेंगे। अगर उनके सामने आए तो जान ही चली जाएगी। ये सुन माइकल तो किसी पुतले की तरह अपनी जगह जमसा गया और आंखें फाड़े मुंह खोले वो एक ही जगह देखने लगा। ये देख उस आदमी को चिंता हुई और उसने माइकल को हिलाते हुए कहा, बॉस, ये टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हमारी हड्डी तक किसी को नहीं मिलेगी। क्या आप नहीं जानते डेथ क्वीन का कहर? वो हमारे शरीर का एक भी हिस्सा किसी को देखने नहीं देंगी। बॉस, चलिए बॉस। उसके ऐसे हिलाने से माइकल होश में आया और फिर आंखों में खौफ लिए उसने निया की तरफ इशारा कर उस आदमी से पूछा, कर क्या तुम इनकी बात कर रहे हो? उसका इशारा देख उस आदमी ने भी निया की तरफ देखा और देखते ही चिल्लाया, डेथ क्वीन यहाँ मर गए। ये कह वो वहां से भागने लगा तो निया ने उससे कहा, हमने मौका दिया था तुम्हारे बॉस को पर वो नहीं माने, तो अब यहाँ से बाहर निकलने का ख्याल निकाल दो अपने दिमाग से। और ये सुन उन दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए और वो लोग घुटने पर बैठकर निया के सामने गिड़गिड़ाने लगे, क्वीन प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि ये दोनों, हमें माफ कर दीजिए, हमें मारना मत प्लीज। ये सुन निया के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुमने हमारे दो सबसे अजीज लोगों को इतने जख्म दिए और तुम्हें लगता है हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? हम अपने प्यारे लोगों पर लगी जरा सी चोट के लिए माफ नहीं करते। तुमने तो इन दोनों की ये हालत कर दी। तुम्हें तो हम ऐसी सजा देंगे जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठेगा। उसकी धमकी सुन उन दोनों की तो रूह कांप गई और वो दोनों अब रोने लगे थे। तभी कोई दूर खोल अंदर आया। अंदर आने वाला निशांत था। उसने निया को देखकर कहा, क्वीन, बाहर सबको ठिकाने लगा दिया है, अब कहिए क्या करना है? उसकी बात सुन निया ने देवांश और उस दूसरे आदमी को देखते हुए कहा, देवांश को उनके असिस्टेंट विनय जो बाहर होंगे उनके हवाले कर दो और इन्हें कायरा दी के पास ले चलो। ये कह उसने एक बार फिर माइकल और उस दूसरे आदमी को देख कहा, और इन लोगों को लैब भेज दो, अब इन पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे। और ये सुन वो दोनों और भी गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन निया को उन पर कोई दया नहीं आई। वो तो एक बार फिर देवांश और उस दूसरे आदमी को देख वहां से बाहर आ गई और पिछले दरवाजे से निकल गई। कुछ ही दूरी पर उसे एक कार दिखी और वो उसमें जा बैठी और 5 मिनट बाद बाहर आए और इस वक्त उसने अपने क्वीन वाले कपड़े चेंज कर लिए थे और मास्क भी हटा लिया था। वो जल्दी से भागती हुई उस विला के गार्डन में पहुंची और वहां की दीवार से कूदकर बाहर निकल आई। पास ही उसे एक और कार दिखी और वो उसमें बैठ गई। उसे कार में देख परेशान कायरा ने उससे पूछा, क्या हुआ, वो मिले? ये सुन निया ने अपने सिर पर हाथ रख कहा, हाँ मिल गए, पर शायद देवांश ने हमें देख लिया। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं थे, इसलिए तुम्हें क्वीन बनकर उनके सामने जाना होगा। डोंट वरी, बस ये मास्क पहन लेना, वो लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे। ये सुन कायरा ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन हम ये कैसे कर पाएंगे? हमसे कोई गड़बड़ हुई तो? उसकी बात सुन निया ने कहा, कुछ नहीं हो, आपको बस हमारी तरह बात करनी है और उनको बताना है कि वो दूसरा इंसान आपका भाई है। इससे आप पर कोई शक नहीं करेगा। और अच्छा हुआ आप ये कपड़े पहन कर आए। अब बस ये मास्क पहन लीजिए और जाइए जल्दी। और याद रहे आप हमारे दोस्त की दोस्त हैं, हमारा कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। ठीक है? ये सुन कायरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और कहा, ठीक है। और ये कह वो जहां से निया बाहर आई थच वहीं से अंदर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही निया कार से उतरी और सीधा विनय को ढूंढने लगी।
उसे कुछ ही दूरी पर विनय खड़ा दिखाई दिया। उसके साथ कियान और बाकी बॉडीगार्ड्स भी थे। उन्हें देख निया उनकी तरफ भागने लगी। वहीं विनय और बाकी सबने भी जब निया को देखा तो वो भी उसकी तरफ आए। विनय ने आते ही उससे पूछा, मैडम, आप ठीक तो हैं ना? आप कहाँ थी? आपका फोन भी नहीं लग रहा था। और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुन निया ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो देवांश के साथ जिनका किडनैप हुआ था, वो हमारे दोस्त के भाई हैं। और इस वजह से हमें देवांश की लोकेशन भी पता चल गई। 9 लोग अंदर ही हैं। शायद देवांश और उनके भाई को ला रहे हैं। उसकी बात सुन सबके चेहरे पर एक साथ शॉक के एक्सप्रेशन आ गए और उन्होंने एक साथ कहा, क्या? उन्हें ऐसे रिएक्ट करते देख निया ने उनसे पूछा, आप सब ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्या हमने कुछ गलत कहा? निया की बात सुन सभी होश में आए और विनय ने खुशी से पूछा, मतलब जब आपने कहा कि आप उन्हें ढूंढ लेंगी तो आप तब सीरियस थी? उसकी बात सुन चिढ़े हुए एक्सप्रेशन के साथ निया ने उससे पूछा, तो तुम्हें क्या लगा हम पागल हैं जो कुछ भी कर लेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मैडम। वो तो मैं बस। तुम सब खड़े क्या हो जाओ, अंदर जाकर उन लोगों की मदद करो, बॉस अंदर ही हैं। निया का गुस्सा देखकर विनय ने बॉडीगार्ड से कहा। उसकी बात मान सब अंदर जा ही रहे थे कि तभी कुछ आदमी बेहोश देवांश को लाते दिखे। ये देख विनय, कियान, निया और बाकी बॉडीगार्ड्स उनकी तरफ भागे और बॉडीगार्ड्स ने देवांश को उनसे ले लिया और उसे ले जाकर कार में लिटा दिमा। तभी और एक आदमी को लाया गया और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसने मास्क पहना हुआ था, जिस पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ था, जिसे देख कियान चिल्लाया, ये तो अंडरवर्ल्ड क्वीन, डेथ क्वीन के आदमी लगते हैं। लेकिन आप इन्हें कैसे जानती हैं मैडम? उसकी बात सुन जिन्हें भी क्वीन के बारे में पता था वो अजीब नजरों से उसे घूरने लगे और उनकी नजरें देख निया को घबराहट होने लगी। तभी उसने बात को टालने के लिए कहा, क्वीन, ये कौन है? हम किसी क्वीन को नहीं जानते। ये तो हमारी दोस्त की दोस्त है शायद, और हम तो पहले इनसे कभी मिले भी नहीं। वो तो हमारे दोस्त के भाई किडनैप थे, इसलिए उसने इन्हें बुलाया और इनके जरिए हमें पता चला कि इनके भाई के साथ और एक आदमी किडनैप हुआ है और वो और कोई नहीं देवांश ही थे। और हमें जब इनकी लोकेशन पता चली तो हमने तुम्हें तुरंत यहाँ बुला लिया और भी अभी ही यहाँ पहुँचे हैं। ये सुन सबको उस पर धीरे धीरे यकीन हो गया और ये देख निया ने एक राहत की सांस ली। लेकिन कियान वो निया को अब भी शक की नजरों से घूर रहा था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने क्वीन बनी कायरा को आवाज दी, सुनिए। और ये सुन कायरा अपनी जगह रुक गई। उसे तो लगा था कि वो वहां से बच निकलेगी, लेकिन शायद अब उसे उनसे बात करनी ही होगी। तभी उसने मुड़कर निया और बाकी सबकी तरफ देखा और पूछा, आपने हमें बुलाया? उसकी बात सुन कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, वो हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। आपने हमारे बॉस को जो बचाया। ये सुन कायरा ने निया जैसी सख्त एक्टिंग करने के लिए कहा, तुम्हारे बॉस? उन्हें तो हम जानते तक नहीं, तो हम उन्हें क्यों बचाएंगे? हम तो अपने दोस्त के भाई के लिए आए थे। अब उनके साथ आपके बॉस थे तो बच गए। इसमें हमने आप पर कोई एहसान नहीं किए। ये कह वो वहां से ऐसे भागी जैसे कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो। और उधर कियान के चेहरे पर उसकी बात सुन कंफ्यूजन आ गई थी। लेकिन विनय ने बात को रफा दफा करने के लिए कहा, छोड़ो ना कियान, अब बॉस तो मिल गए हैं ना, चलो उन्हें डॉक्टर को भी दिखाना होगा। ये कह वो आगे बढ़ गया और निया भी देवांश की कार में जाकर बैठ गई। लेकिन उधर कियान अब भी उस तरफ ही घूर रहा था जिस तरफ अभी कायरा गई थी। उसने उधर घूरते हुए कहा, मैंने उन आंखों को पहले भी देखा है, लेकिन कहाँ? ये सोचते हुए ही वो विनय के कहने पर कार में बैठ गया। एपिसोड 38 तुम मेरा फेरा उठा रही थी। कुछ देर बाद विला में सबको देवांश को विला में लाते देख निया काफी परेशान थी। उसने उसी परेशानी में विनय से लगभग गुस्से में कहा, ये आप सब क्या कर रहे हैं? इन्हें घर क्यों लेकर आ गए? हमें इन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। निया की बात सुन विनय ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाए मैडम, हम बॉस को हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकते, नहीं तो उनकी न्यूज़ बन जाएगी। और जब वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर यहाँ है तो हम बाहर क्यों जाए? विनय की बात निया अभी समझ ही रही थी कि तभी विनय को किसी ने पुकारा और जब निया ने उस तरफ देखा तो वहां अद्वैत को देख वो कुछ पूछ ही रही थी कि विनय ने कहा, लो डॉक्टर भी आ गए, अब तो आपको कोई चिंता नहीं होगी ना। ये कह विनय अद्वैत की तरफ बढ़ गया और इधर निया ने जब विनय की बात का मतलब समझा तो शौक में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अद्वैत डॉक्टर भी हो सकता है।
क्योंकि आज तक उसने जितने भी डॉक्टर्स देखे थे वो हमेशा सीरियस ही रहते थे, लेकिन अद्वैत को देखकर ये कभी नहीं लगता कि वो डॉक्टर भी हो सकता है और राजवंश खानदान का इलाज कर सके, शायद इतना बड़ा तो नहीं। लेकिन निया इधर सोच में ही खोई थी और अद्वैत देवांश को देखने कमरे में चला भी गया था। हालांकि वैसे तो देवांश को कोई सीरियस चोट नहीं आई थी, लेकिन छोटी मोटी चोटें उसे बहुत लगी थी और फिर वो बेहोशी वाली दवाई से उसे अब तक होश भी नहीं आया था। लगभग आधे घंटे बाद अद्वैत बाहर आया और उसने पहले विनय से बात की। सर फिर निया के पास आ गया। उसने निया के पास आकर पूछा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? इस पर निया ने सिर हिलाकर ना कह दिया और फिर थोड़ा हिचकिचाकर उसने पूछा, वो देवांश, वो ठीक ठीक तो है ना? उसकी बात सुन अद्वैत ने गहरी सांस लेकर कहा, डोंट वरी, वो ठीक है। उसे इन सब की अब आदत हो गई है। कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा। हाँ, बस कुछ छोटी मोटी चोटें हैं जिससे रिकवर होने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन प्लीज उसे काम से दूर रखना। उसे काम करने की बुरी आदत है। वो एक दिन भी बिना काम के रह नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। अद्वैत की बात सुन निया को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि पहले तो देवांश उसके लिए ही इतनी हडबडी में निकला था और अगर वो थोड़ा जल्दी उसने उसे ढूंढा होता तो शायद उसे इतनी चोटें ना लगती। लेकिन खैर अब की सिचुएशन भी थोड़ी राहत वाली तो थी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने अद्वैत को देखते हुए हिचकिचाकर कहा, तो क्या मैं अब अंदर जा सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। निया की हडबडी देख अद्वैत थोड़ा हैसन तो था, लेकिन फिर उसने निया को जाने को कह दिया और खुद विनय के पास चला गया। निया जब अंदर चली गई तो उसे हैरानी से देखते हुए अद्वैत ने पूछा, ये निया को क्या हो गया? ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? उसकी बात सुन विनय भी उसी डायरेक्शन में देखते हुए बोला, पता नहीं, जब से बॉस का किडनैप हुआ वो ऐसे ही बिहेव कर रही है। उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि बॉस उनके पति हैं और उन्हें ढूंढने की जिम्मेदारी उनकी भी है। और ये सुन मैं तो शौक में ही चला गया था। और ऐसे ही विनय ने अद्वैत को सारी बात डिटेल में समझा दी और फिर अद्वैत रिवांश कच कमरे की तरफ बढ़ गया, जो रो रो कर ही सो गया था। उधर देवांश के कमरे में निया ने बेड पे सो रहे देवांश की तरफ देखा। उसका चेहरा कुछ मुरझाया हुआ तो था और उसके हाथों पर सुइयां लगाई हुई थी जिससे ग्लूकोज चाया गया था और उसकी चोटों पर पट्टियां भी लगा दी गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। खैर देवांश के पास जाकर निया ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और खुद से ही कहा, ये खड़ूस डेविल सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं, लेकिन जरा जागते हुए देखो, किसी शैतान से कम नहीं लगेंगे। ऐसे ही 2 मिनट तक देखने के बाद निया वहां से उठी और अपने सामान में से उसने एक टैब बाहर निकाला और उसे अनलॉक कर उसने एक कॉन्टैक्ट पर मैसेज लिखा, क्या वो ठीक है? उन्हें होश तो आ गया है ना? और कुछ ज्यादा बड़ी चिंता की कोई बात तो नहीं। उसके मैसेज भेजने के 2 मिनट बाद ही रिप्लाई उसके टैब के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ और निया उससे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, हाँ वो ठीक तो हैं और उन्हें ज्यादा चोटें भी नहीं आई हैं, बस थकान और उस नमिंग स्प्रे की वजह से वो अब भी बेहोश हैं। और उनकी हालत तो तुम जानती ही हो, इस हालत में उन्हें नॉर्मल लोगों से ज्यादा डैमेज हो सकते हैं, इसलिए उन्हें होश आने में भी समय तो लगेगा। पर तुम चिंता मत करो, उन्हें जैसे ही होश आ जाएगा मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उसका मैसेज पढ़ निया ने बस इतना लिखा, ठीक है। तभी उधर से एक मैसेज और आया, आर यू ऑक, मतलब वहां सब ठीक है ना? ये पढ़ निया ने एक गहरी सांस के साथ लिखा, हाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बट मुझे एक बात का पता लगाना था। मैं उसी वजह से थोड़ी परेशान हूँ, पर वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता पाऊंगी। हम अगली बार मिलेंगे तब बता दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ओके। उधर से ओके का मैसेज देख निया ने टैब बंद किया और उसे अपने लगेज में वापस अच्छे से रख दिया और देवांश के पास आकर बैठ गई और उसे देखने लगी। इतनी लड़ाई और आज की भाग दौड़ से निया भी काफी थक गई थी और देवांश देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह का वक्त, देवांश का कमरा। देवांश के बेड पर देवांश आराम से लेटा हुआ था और उसके पास ही निया बैठे बैठे ही सो रही थी। तभी देवांश के चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ी और वो कसमसाते हुए आंखें खोलने लगा। उसे सब धुंधला नजर आ रहा था और शरीर में भी दर्द होने लगा, इसलिए वो कुछ देर वैसे ही लेटा रहा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो अपने आसपास देखने लगा
और बस जब वो किसी को आवाज लगाने ही वाला था, उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। और जब ये देखने के लिए देवांश ने मुड़ कर देखा, पाया कि निया उसकी साइड पर बैठे बैठे ही सो गई थी। निया का चेहरा देख ऐसा लग रहा था कि वो काफी थक गई थी, लेकिन फिर भी उसे देखकर देवांश को सुकून महसूस हो रहा था। निया किसी बच्चे की तरह लिपट कर सो रही थी। उसे ऐसे देख देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद देवांश ने अपना हाथ बढ़ाकर निया के चेहरे को छूना चाहा। उसने तो उसे बस हल्के से छुआ था, लेकिन निया उसके टच से कसमसाती हुई जागने लगी। और ये देख देवांश ने अपना हाथ तुरंत खींच लिया और अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे वो अब भी बेहोश था। निया ने कसमसाते हुए आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी। अनजान कमरे को देख पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने बेड पर सोए देवांश को देखा तो धीरे धीरे उसे सब याद आ गई। लेकिन देवांश को अब भी सोते देख उसे अब चिंता होने लगी, इसलिए उसने आगे बढ़कर देवांश के चेहरे को छुआ, लेकिन फिर भी देवांश ने कोई हरकत नहीं दी। और ये देख निया ने देवांश के माथे को छूकर देखा और खुद में ही बड़बड़ाए, ये तो एकदम नॉर्मल है, बुखार भी नहीं है, तो फिर अभी तक इन्हें होश क्यों नहीं आया? एक बार हार्ट बीट चेक कर लेती हूँ। ये कह निया ने धीरे से अपना सिर देवांश के चेस्ट पर रखा और कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। और जब उसे देवांश की धड़कनें सुनाई दे गई तो उसने राहत की सांस ली और फिर थोड़ी साइड में होकर उसने कंफ्यूजन में खुद से पूछा, बाकी सब तो नॉर्मल है, लेकिन इन्हें अब भी होश क्यों नहीं आ रहा? अद्वैत ने तो कहा था सुबह तक होश आ जाना चाहिए, फिर ये सब। अद्वैत को ही बुला लेती हूँ, ये कह वो बेड से उतरने लगी। लेकिन जैसे ही उतरने वाली थी किसी ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा, जिससे निया बहुत ज्यादा चौंक गई और उसने पीछे मुड़ कर देखा तो देवांश उसका हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। और ये देख निया का मुंह खुला का खुला रह गया और गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। निया ने कुछ संभल कर हकलाते हुए पूछा, आपको होश आ गया था? उसका रिएक्शन देख देवांश को बहुत हंसी आ रही थी और उसने निया को छेड़ते हुए कहा, तारांकन हाँ, होश में तो मैं कब का आ गया था, लेकिन मुझे ये देखना था कि तुम एक सोए हुए हैंडसम लड़के को अपने पास देख क्या करती हो। लेकिन तुमने तो मेरा फायदा उठाना चाहा। ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर कोई और होता तो। देवांश की बात सुन निया की तो बोलती बंद हो गई और वो हिचकिचाते हुए देवांश को देखने लगी। उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था और उसका चेहरा और भी लाल हो गया था। देवांश को अब निया और भी क्यूट लग रही थी। उसे तो जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को रोक कर रखा था। लेकिन तभी निया को कुछ याद आया। हर उसकी हिचकिचाहट एक पल में ही गुस्से में बदल गई और उसने देवांश की तरफ उंगली कर कहा, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने कब आपका फायदा उठाया है? माँ, मैं तो बस चेक कर रही थी कि। अच्छा, पहले वो सब किया भी और अब उस पर बहाना दे रही हो। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? अगर तुम्हें चेक ही करना था तो हाथ से चेक कर लेती, उसके लिए मेरे ऊपर लेटने की क्या जरूरत थी? उसकी ऐसी बातें सुन निया का गुस्सा अब और बढ़ गया था और वो गुस्से में देवांश के पास जाकर बोली, तारांकन आप ये सब क्या कह रहे हैं? और मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ, समझे आप? ये कहती हुई निया देवांश के चेहरे के बहुत करीब पहुंच गई थी, जिससे देवांश भी चौंक गया था। निया को अपने इतने करीब देख पहली बार उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। और उधर जब निया ने देवांश की आंखों में अजीब से इमोशंस देखे तो वो भी लगभग खोसी गई। दर्द का आलम है हरदम, तेरे बिन ओ मेरे हमदम, आंखों में दिखती है मायूसिया, जहां भी जाऊं तेरे बिन, बड़ी मुश्किल से गुजरे दिन, चुभती है दिल को खामोशियों, राज गहरे जो है तेरा, डर है कैसा तू है मेरा, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ। निया और देवांश एक दूसरे की आंखों में लगभग खोसे गए थे और उसी बहकावे में आकर देवांश धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ रहा था। धुल गए दिल के सारे गम, खुशी से आंखें हैं ये नम, जिंदगी में तू मेरी जब से आ गया, दिल का अरमान बना है तू, मेरी पहचान बना है तू, सांसों में रूह बन के तू समा गया, जान भी तेरी दिल भी तेरा, तुझसे है मेरा सवेरा, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल खल रहा मुझको अब ये सेहरा, बता अब जाए तो जाए कहाँ, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा,
मुसलसल खल रहा। मुझको अब ये सेहरा बता, अब जाएं तो जाए कहाँ? देवाश्चर निया के बहुत करीब पहुंच चुका था। उन दोनों के होठ लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। अब बस जब दोनों के होठ एक दूसरे को छूने ही वाले थे कि किसी की आवाज आए। निया क्या देवांश को होश आ गया, और ये आवाज सुन निया और देवांश होश में आ गए। निया को जैसे शौक लगा था। वो आंखें फांदे देवांश को देख रही थी और देवांश खींचते हुए आने वाले अद्वैत को। निया अब भी शौक में देवांश पर झुकी हुई थी, और अंदर आने वाला अद्वैत आंखें फांदे उन दोनों को ऐसे देख रहा था। उसे कुछ वक्त लगा होश में आने में, और फिर वो हड़बड़ाते हुए बोला, ओह सॉरी आई मीन कंटिन्यू। और उसकी बात से निया पूरी तरह से होश में आ गई, और एक झटके से वहां से खड़ी हो गई। शर्म से उसका चेहरा लाल हुआ पड़ा था, और वो ना ही देवांश और ना ही अद्वैत की तरफ देख पा रही थी। कुछ हिचकिचा कर हिम्मत कर उसने कहा, तारांकन माँ, मैं नीचे जाकर आती हूँ। और ये कहते से ही वो वहां से ऐसे भागी जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ता छोड़ दिया हो। कमरे से बाहर आकर निया दीवार के सहारे खड़ी हो गई, और खुद को शांत करते हुए उसने कहा, ये तू क्या कर रही थी निया? तेरा दिमाग तो सही है। और वो ये कहते हुए उसका हाथ अपने आप उसके होठों पर चला गया, और उसका चेहरा फिर से गर्म होने लगा। उधर कमरे में निया के भाग जाने से अद्वैत मुंह खोले दरवाजे को देख रहा था, जहां से निया बाहर गई थी। और देवांश मुंह बनाकर अद्वैत की ओर उसने खींचते हुए अद्वैत को देखते हुए कहा, तारांकन अब क्या देख रहा है? वो तो चली गई। और ये सुन अद्वैत होश में आया, और फिर देवांश की तरफ जाते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम दोनों तो 100 की स्पीड ए आगे बढ़ रहे हो। अच्छा है, कंटिन्यू। उसकी बात पर चिढ़ते हुए देवांश ने कहा, क्या खाक कंटिन्यू? तुम लोगों के होते ये सब पॉसिबल नहीं। देवांश की झल्लाहट सुन अद्वैत ने उसके पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, अच्छा अब मुझे क्या पता होगा कि तुम दोनों दिन के उजाले में वो सब। और मैं तो तुम्हारे लिए ही आया था, और वो भी इतनी दूर से। और तुम मुझे डांट रहे हो। कैसे दोस्त हो यार? पूरी रात मैं ठीक से सो नहीं पाया तुम्हारी वजह से, जानते भी हो। अद्वैत की बात सुन देवांश ने सिर हिला दिया और फिर कहा, तारांकन मुझे इतना भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थैंक यू। और अब जल्दी से ये सब हटाओ। ये कह देवांश ने उस पर लगी पट्टियों की तरफ इशारा किया, लेकिन अद्वैत ने झट से उसे रोककर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लेकिन क्यों? अद्वैत की बात सुन देवांश ने कंफ्यूजन में पूछा, तारांकन क्योंकि भले ही तुम बाहर से ठीक हो, लेकिन अब भी तुम्हें चोटें लगी हैं। अभी तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही, ये तो दवाइयों के असर की वजह से। लेकिन तुम अब भी ठीक नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। और कम से कम 2 दिनों तक तुम यहां से नहीं उठ सकते, और अपना काम भी नहीं कर सकते। ये कह अद्वैत देवांश को चेक करने लगा, लेकिन देवांश उसकी बात सुनकर और खींचते हुए बोला, तारांकन बिल्कुल नहीं, मैं एकदम ठीक हूं और मैं 2 दिनों तक ऐसे नहीं रहने वाला। और मैं कोई इतना बीमार भी नहीं है। वैसे भी मैं इससे भी ज्यादा चोटें खा चुका हूं। ये तो बहुत नॉर्मल सी चोटें हैं, और ये बात तुमसे अच्छा कोई और नहीं जानता होगा, इसलिए मुझे परेशान मत करो। तारांकन नहीं, तुम बीमार हो और 2 दिनों तक रहोगे भी। भले ही इन चोटों का इलाज हो जाए, लेकिन उस बीमारी के इलाज के लिए ये 2 दिन बहुत जरूरी हैं। शायद निया की वजह से तुम्हारी वो बीमारी भी कम ही सकती है। और उसकी बात सुन देवांश भी गहरी सोच में चला गया। उधर जब निया नीचे लिविंग रूम में पहुंची तो उसे सोफे पर बैठी कोई लड़की दिखी। पीछे से जानी पहचानी लगने पर निया उसके पास गई, और किसी की पीछे खड़ा देख जब उस लड़की ने पीछे मुड़ कर देखा तो निया को जैसे झटका लगा, और उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ। Don't forget to like, comment, subscribe.